Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Very warm welcome to Stars Academy LMS. बेटा हम वर्ब के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। आज इसका जैसे आपको नज़र आ रहा है आज इसका डे 3 है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्ब से रिलेटेड एरर्स को। कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान कि जिसमें हमने कुछ टाइप्स की वर्ब्स को देखा कि सेंस वर्ब्स क्या हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी कैटेगरीज डिस्कस की। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हमारे पास जो फर्स्ट वर्ब है या जो पहली कैटेगरी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब देखिए बेटा, परसेप्शन किसे कहते हैं, परसेप्शन का मतलब क्या है। अब परसेप्शन परसीव से निकला है कि सम टाइम हमारे पास कुछ वर्ब के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं या कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें आप बेसिकली बता रहे होते हैं कि किसी और ने कोई एक्शन अगर परफॉर्म किया है तो आपने उसको जस्ट ऑब्जर्व किया है। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस कहते हो कि आई सॉ हिम ड्राइव अ कार। आई सॉ हिम ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कितने वर्ब्स हैं, कितने यहाँ पे आपने एक्शंस की बात की। एक एक्शन है जो आपने सा की फॉर्म में लिखा, उसके बाद दूसरा है जो आपने ड्राइव की फॉर्म में लिखा। अब अगर आप थोड़ा सा इसमें देखें, इसमें एक खास एस्पेक्ट आ रहा है एक्शन का, और वो क्या है, वो ये है कि अगर आप कहते हैं आई सा, मैंने देखा, भाई क्या देखा, क्या आपने सिर्फ उस बंदे को देखा? नो, इसमें एक डिफरेंस है, इसमें एक एडिशन आ रही है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि वो बंदा भी कोई आगे से एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो आपने उस बंदे के एक्शन को भी परसीव किया, उसके एक्शन को भी आपने ऑब्जर्व किया। ना सिर्फ आपने आई सा हिम, नो, हिम तक बात है ही नहीं, हम तो आगे जा रहे हैं। हम आगे कहाँ जा रहे हैं? आई सा हिम ड्राइव अ कार, मैंने उसे एक और एक्शन करते हुए देखा, और वो एक्शन क्या था? वो बेसिकली ड्राइव करना था। तो ऐसे वर्ब जिसमें आप किसी और एक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो, इस तरह के जो वर्ब्स हैं इन्हें कहा जाता है वर्ब ऑफ परसेप्शन। ठीक है जी, वर्ब ऑफ परसेप्शन। अब जरा हम चलते हैं इसकी कुछ डिटेल। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे नॉर्मल पैटर्न आपका अगर सेंटेंस का है तो वो क्या है कि आपका सब्जेक्ट आता है, जैसे ही आ गया, फिर वर्ब आता है जैसे आपने सा यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है मी। अब इसे हम क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं SVO। हमारे पास नॉर्मल जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो यही है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर SVO है। क्लियर? लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के पैटर्न पे जाएं तो देखें जरा क्या है वर्ब ऑफ ऑब्जर्वेशन के पैटर्न पे क्या है। VOP का मतलब वॉइस ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन भी आप कह सकते थे। अब इसका पैटर्न क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गया, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, फिर एक वर्ब आया, फिर एक ऑब्जेक्ट आया। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ब ऑफ जो ऑब्जर्वेशन या परसेप्शन है उसका स्ट्रक्चर इससे थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? उसमें आता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो कितने वर्ब हो गए? इसके अंदर बेसिकली 2 वर्ब हो गए। अगर आपको अभी कंफ्यूजन है तो इस सेंटेंस को इसके साथ कोरिलेट करें। सब्जेक्ट आई, वर्ब सा, ऑब्जेक्ट हिम, वर्ब ड्राइव, आकार एक और ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बना जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर होगी बात? अब हमने इसके पॉइंट को, इसके रूल को स्टडी करना है एक और डायग्राम की हेल्प से। ये मैंने थोड़ा जो है दोनों स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस आपके साथ शेयर कर लिए। अब अगली डायग्राम देखें तो मजीद ज़्यादा क्लियर होगा। देखें here, see, watch. So first of all the list is there, then we will talk about the other things. Here, see, watch, notice and similar verbs of perception can be followed by what? Object plus infinitive without to, या फिर ऑब्जेक्ट प्लस ING फॉर्म। मतलब यहां पे क्या आएगा कि इसके बाद या तो इस जगह पे आप यूज कर सकते हैं क्या? फर्स्ट फॉर्म, या फिर VING आप यूज कर सकते हैं। अब आ जाए जरा स्ट्रक्चर की तरफ। ये थोड़ा सा लिस्ट हो गई। अब देखें यहां पे आपके पास आ गई ये चीजें क्या? आई हर्ड हर। उसके बाद आगे देखें, क्या आप कह सकते हैं सिंग भी कह सकते हो, आप सिंगिंग भी कह सकते हो, और इसके साथ आप कहेंगे सॉन्ग। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना? स्ट्रक्चर कुछ यूं बना कि आप कहेंगे आई, फॉर एग्जांपल, आई सा हिम
ड्राइव, ये भी ठीक है, ड्राइविंग, ड्राइविंग अ कार, ये भी ठीक है। ये दोनों के दोनों यहां पे ठीक है। आई सा हिम ड्राइव अ कार, आई सा हिम ड्राइविंग अ कार। आईएनजी भी लग सकती है, फर्स्ट फॉर्म भी लग सकती है। आपने इसे डिफरेंशिएट नहीं करना, दोनों ठीक हैं का मतलब है दोनों यूज हो सकते हैं। एरर क्या आएगा? एरर ये आएगा कि आप ये नहीं कह सकते आई सा हिम ड्रोव, मतलब सेकंड फॉर्म में लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते ड्राइवन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ना आप सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, ना ही आप थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसके सेट पैटर्न क्या है? या तो आप इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे या फिर आईएनजी। ये दोनों हो गए ठीक, लेकिन ये इनकरेक्ट हो गए। वो करेक्ट थे और ये इनकरेक्ट हो गए। इसे कहा जाता है वर्ब ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जरा आगे चलें, इसकी एक एग्जांपल, आई सा हिम ड्राइव या ड्राइविंग द कार, बोथ आर करेक्ट। आई सा ही सा मी पिक या पिकिंग अप द स्ट्रिंग, तो ये भी यहां पे ठीक है। मतलब या तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं या फिर आईएनजी वाली फॉर्म यूज कर सकते हैं। एक दफा फिर बता देता हूं कि इसमें हमारे पास लिस्ट कौन कौन सी थी। इसमें हमारे पास थी वॉच, सी, लुक, फील, एटसेट्रा। या इसके साथ आप एक और भी ऐड करें, दैट इज हियर। ये सारी की सारी क्या है? सारी की सारी ये ऑटोमेटिकली यूज होती हैं। किसके लिए ये यूज होती हैं? कि जब आप इसको वर्ब ऑफ ऑब्जर्वेशन या परसेप्शन के तौर पे यूज करते हैं, और उनका पैटर्न ये वाला होता है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। क्लियर होगी बेटा बात? अब आपने ये देखना है कि वर्ब ऑफ ऑब्जर्वेशन का पैटर्न ये वाला है। इसमें दो अदद वर्ब होते हैं, और जो दूसरा वर्ब है उसकी जगह पे या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर VING आ सकती है। क्लियर? तो ये थी आपकी वर्ब ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है हमारे पास कॉजेटिव वर्ब। अब कॉजेटिव वर्ब बेसिकली क्या है उसको भी समझना लाजमी है। तो पहले जब तक ये हेडिंग आपके सामने मौजूद है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि कॉजेटिव वर्ब क्या है। तो अब ये एरिया हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, किसके लिए? हम कर रहे हैं कॉजेटिव वर्ब के लिए। कॉजेटिव वर्ब क्या है? देखिए, आप एक सेंटेंस कहते हो, आप कहते हो द मदर made me wash the dishes. The mother made me wash the dishes. अब ये बताइए कि आपको यहां पे एक्शन किसने किया? अब एक्शन क्या है? एक्शन है आपके पास क्या? वॉश द डिशेस। भाई ये एक्शन किसने किया? क्या ये एक्शन मदर ने किया या ये एक्शन इस मी ने किया? अगर मैं आपसे सेंटेंस बोलता हूं, मैं कहता हूं माय मदर मेड मी वॉश द डिशेस, ये बताइए क्या यहां पे मदर ने डिशेस को वॉश किया या उसने मेरे से डिशेस को वॉश कराया? तो आंसर ये है कि उन्होंने मेरे से डिशेस को वॉश करवाया, मैंने डिशेस वॉश करके दी। तो मदर ने क्या किया? अब मदर ने क्या किया? मदर ने बेसिकली एक्शन को क्या किया? एक्शन को कॉज किया। और मी ने क्या किया? एक्शन को डू किया, या आप कहेंगे एक्शन को परफॉर्म किया। अब कैसे पता चला कि ये एक्शन कॉज हो रहा है? भाई जनाब, यहां पे ये जो हमने वर्ब दरमियान में यूज किया, ये जो वर्ब हम यहां पे लगा रहे हैं, ये क्या है? यही वर्ब। इसी वर्ब से हमें पता चला कि ये एक्शन बेसिकली कॉज हो रहा है। कैसे? ही मेड मी, उसने मुझे कहा, उसने मुझे ये बात करने के लिए कही, उसने मुझे ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा। तो मैं क्या कहूंगा? द मदर मेड मी, मतलब मुझे कहा गया। तो इसका मतलब है मेड से लगाने से क्या है? इस वर्ब के लगाने से एक्शन कॉज हो रहा है। तो ऐसे वर्ब जो किसी एक्शन को कॉज करने में हेल्प करें, उन्हें हम कहते हैं क्या? कॉजेटिव वर्ब्स। क्या कहते हैं बेटा? कॉजेटिव वर्ब्स। अब जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। द कॉजेटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं? जैसे मैंने कहा कि यहां पे आपको सारी इसकी डिस्कशन मैंने क्लियर करवाई। दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट वन पर्सन
वन पर्सन, जैसे मदर था, वन पर्सन कॉजेज एन अदर, को जो कि मी था, वन पर्सन कॉजेज एन अदर टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, कि मदर ने कॉज किया मी को कि वो डिशेस को वॉश करे, और डिशेस को वॉश करे किसके लिए? मदर के लिए। क्लियर होगी बात? तो ऐसे वर्ब जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई एक्शन कॉज करवाने के लिए सिलेक्ट करता है, ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है कॉजेटिव वर्ब्स। क्लियर हो गई बात? अब जरा आगे देखें एक और इसकी डिस्क्रिप्शन। वन कैन कॉज समबॉडी टू डू समथिंग। अब इसके कई मेथड्स हैं। आपसे जैसे घर वाले भी काम करवाते हैं, कभी 10 रुपए दे के भेज दिया काम करके, या जैसे आप किसी छोटे बच्चे को कहते हो, साथ उसे कहते हो कि ये ले 10 रुपए तेरे हैं और ये काम करके आ। तो काम करवाने के कई मेथड्स हो सकते हैं। कभी परमिट करना होता है, कभी फोर्स करना होता है, कभी परसुएट करना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देख लीजिए कॉजेटिव वर्ब्स के भी इतने ही शेड जनरेट होते हैं। वन कैन कॉज समबॉडी टू डू समथिंग फॉर हिम या हर बाय आस्किंग, पेइंग, 10 रुपए बच्चे को दिए जाओ, रिक्वेस्टिंग, तरला कर लिया, और फोर्सिंग द पर्सन, या उसे मजबूर कर दिया। तो ये सारे शेड्स किसके साथ कनेक्टेड हैं? बेसिकली ये सारे के सारे शेड्स जो है वो आपके कॉजेटिव वर्ब के साथ कनेक्टेड है। तो एक दफा फिर बता रहा हूं, कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब कहते हैं ऐसे वर्ब को जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को कॉज करता है कि वो उसके लिए कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करे। तो इसे कहते हैं क्या? पॉजिटिव वर्ब। अब हम जरा इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अब डिटेल में हम देखते हैं इन कॉजेटिव वर्ब्स को। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है कि जी हमारे पास कॉजेटिव वर्ब्स हैं कौन कौन से? हैव है, गेट है, मेक है, लेट है, हेल्प है, और द कॉजेटिव वर्ब्स। और इसकी एग्जांपल्स देखें। द मदर मेड हैड हर सन टेक द मेडिसिन। अब मेडिसिन किसने ली? क्या मदर ने ली या बेटे ने ली? डेफिनेटली बेटे ने ली। तो मदर ने क्या किया? मदर ने वो मेडिसिन को खाने का या मेडिसिन को लेने का जो एक्शन था उसको उसने कॉज किया। आई मेक हिम राइट अ लेटर। भाई मैंने खत लिखा या मैंने उससे खत लिखवाया? तो आंसर ये है कि भाई उससे खत लिखवाया, मैंने नहीं लिखा, उसने लिखा। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेक भी हमारे पास क्या था? एक पॉजिटिव वर्ब था। अब जरा चलते हैं इनकी डिटेल्स में। सबसे पहले आ गया हैव। अब हैव को हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, यहां से आप देखते भी जाएंगे, मैं भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो दोनों चीजें एक साथ चल रही होंगी इंशाल्लाह, और आपको ये पॉइंट क्लियर होके रहेगा। अब हैव की डिस्कशन करते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 इसका, स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या है? यहां पे दो जगहों पे मैंने इसके स्ट्रक्चर आपको दिखाने हैं, यहां पे दो जगहों पे आएंगे, लेकिन यहां पे मैं अब आपको इसका एक सिंगल स्ट्रक्चर भी बना के देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो सबसे पहले आएगा जी क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है आपके पास क्या? हैव। और इस हैव का एनी टेंस। क्योंकि बच्चे क्या क्वेश्चन करते हैं? बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर जी अच्छा हैव की तो समझ आ गई, सर अगर हैज आ जाए और अगर हैड आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर भी यही स्ट्रक्चर रहेगा। इट हैज नथिंग टू डू विद द टेंस, इट्स अ स्ट्रक्चर, फिक्स्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम कहेंगे कि ये वो चीज है, इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, एनी टेंस आ गया, और इसकी जगह पे आ गई इसकी डिवीजन। क्या डिवीजन इसमें आ गई? क्या कि अगर पर्सन आ जाए या फिर थिंग आ जाए। वहां पे मैंने इसको दो तरीकों से आपको एक्सप्लेन किया है, यहां पे एक ही दफा यूनिट बता रहा हूं। सब्जेक्ट है, हैव है, एनी टेंस में आएगा। इसके बाद देखेंगे क्या पर्सन है या थिंग है। अगर पर्सन है तो हम यूज करेंगे क्या? हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, और अगर थिंग है तो हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। अब दोबारा देखिए इसका सिंपल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब, अब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे दो, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए पर्सन या आ जाए थिंग। पर्सन आए तो यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, थिंग आए तो यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हो गया फिक्स। क्लियर होगी बात? अब जरा देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर 1 में क्या चीजें। देखें, सब्जेक्ट, हैव, एनी टेंस एंड ऑब्जेक्ट, यूजुअली पर्सन। मतलब अब पर्सन वाली लाइन पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? अब पर्सन को डिस्कस कर रहे हैं कि यहां से ऑब्जेक्ट से पर्सन, तो पर्सन आएगा तो क्या हम यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा तो आगे क्या आएगा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एग्जांपल देख लीजिए, ही ऑलवेज हैज मी डू हिज वर्क, कि वो हमेशा मुझसे अपना काम कराता था। दूसरी एग्जांपल देखें, मैरी विल हैव एलेक्स
मैरी विल हैव एलेक्स। जानबूझ के मैंने हैव की एग्जांपल यहां पे डिस्कस करवा रहा हूं, उधर हैज दे रहा हूं, साथ फ्यूचर दे रहा हूं, ताकि आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो जाए। ये जो सामने नजर आ रहा है ये साथ साथ आपको अंडरस्टैंड होता जाए और आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता जाए। क्लियर होगी बात? तो ये था इसका स्ट्रक्चर 1। क्या था कि अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाए और आगे हम पर्सन यूज करेंगे तो फिर क्या आएगा, हम साथ यूज करेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म। अब जरा आगे चलते हैं स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 2 क्या है? देखें, सब्जेक्ट हैव एनी टेंस, ये बात हो चुकी, प्लस ऑब्जेक्ट यूजुअली थिंग। क्या लिखा है? यूजुअली थिंग। कि अगर चीज आ जाए, अगर कोई नॉन लिविंग सी चीज आ जाए तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये थिंग है। तो थिंग अगर आएगी तो हम यूज करेंगे क्या? हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। तो वो कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब पास्ट पार्टिसिपल मैं समझा चुका हूं, टर्मिनोलॉजीज मैंने पहले जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वर्ब का उसके अंदर मैंने आपको ये चीजें क्लियर करवाई थी कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं, इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, जेरेंड किसे कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर बेटा? तो यहां पे अब आप देख रहे हैं कि पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज करनी है। डन? तो इसकी एग्जांपल देख लें। जॉन हैड हिज कार। अब यहां पे पर्सन था, एलेक्स था, मी था, अब थिंग की जगह पे क्या आ गया? यहां पे आ गया कार। अगर कार आएगा तो आगे क्या यूज करूं? क्या वॉश यूज करूं कि वॉश्ड यूज करूं? What should be the answer? It should be washed, because whenever a thing is used, then we have to give past participle of verb. Done? तो ये बात आपको क्लियर होगी। एक और एग्जांपल देख लें। He always has his work. अब वर्क क्या है? ये भी थिंग है, ये भी पर्सन नहीं है। डन? क्लियर होगी बात? तो ये थी हमारी किसकी डिस्कशन? ये थी हमारी डिस्कशन किस चीज की? ये थी हमारे पास हैव की डिस्कशन। पहला पॉजिटिव वर्ब हैव। अब आ जाए नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी पे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव वर्ब्स। क्या कैटेगरी क्या आ गई और उसके साथ वर्ब क्या आ गया? गेट। तो देखते हैं जी इसका पहले स्ट्रक्चर 1, उसको भी इसी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे, फिर यहां पे आपको उसका एविडेंस भी दे दूंगा कि किस तरीके से उसे यूज करना है। तो देख लीजिए, अब मैं इसको नहीं करूंगा, ये वाला नहीं लिख रहा, अब डायरेक्ट छोटे वाला स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसको भी उसी तरीके से डिवाइड करो। क्या कि ऑब्जेक्ट में अगर पर्सन आ जाए तो स्ट्रक्चर और होगा, और अगर हमने थिंग यूज कर दी डेफिनेटली वी हैव टू गिव सम डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो इफ देयर इज अ पर्सन देन वी विल यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, एंड इफ देयर इज अ थिंग देन वी विल यूज थर्ड फॉर्म। राइट? तो ये इसके स्ट्रक्चर थे, ये स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2। अब इनकी जरा एलाबोरेशन देख लेते हैं। कि सबसे पहले कहता है जी सब्जेक्ट आप यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमने यूज किया। उसके बाद वो कहता है गेट यूज करेंगे, साथ कोई भी टेंस हो सकता है, गेट भी हो सकता है, हैज गॉट भी हो सकता है, गॉट अकेला भी हो सकता है, विल गेट भी हो सकता है। एनी टेंस इज पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि हाँ जी टेंस चेंज हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। तो यूजुअली अगर पर्सन आ जाए तो आगे हम क्या यूज करेंगे? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो हियर वी गो कि यहां पे देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्या आया? पर्सन। तो पर्सन आया तो हमने क्या यूज किया? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो इसे हम कह रहे हैं क्या? स्ट्रक्चर 1। अब दूसरा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में देखें, ही ऑलवेज गेट्स मी। पर्सन आ गया तो आगे डू आना चाहिए कि टू डू आना चाहिए? डेफिनेटली अब हम आगे टू डू यूज करेंगे, क्योंकि गेट के साथ जब पर्सन आ जाता है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। मैरी विल गेट एलेक्स टू प्रिपेयर फॉर होमवर्क। डन? तो यहां पे भी पर्सन रहा। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है? वही चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव, इसमें आप बेसिकली गेट आएगा। गेट एनी टेंस एंड ऑब्जेक्ट यूजुअली थिंक पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर ऐसे आएगा तो हम इसके साथ थर्ड फॉर्म को यूज कर रहे होंगे। क्लियर जी? अब इसकी एग्जांपल देख लें। जॉन गॉट हिज कार वॉश्ड, जो ही ऑलवेज गेट्स हिज वर्क डन। क्लियर होगी बेटा बात? तो ये था आपके पास किस चीज का स्ट्रक्चर? ये हो गया आपके पास गेट का। बस आपने ये देखते रहना है कि पर्सन है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, थिंग है तो हमने थर्ड फॉर्म यूज की। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब जो कि हमारे पास मेक। मेक का स्ट्रक्चर भी देख लें। स्ट्रक्चर इसमें क्या है? अब मेक की डिस्कशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है बाकियों से। आपने ये देखना है कि मेक आपका एक्टिव वॉइस में यूज हो रहा है कि पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है। ये थोड़ी सी इसकी डिस्कशन है, ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, एक्टिव में के पैसिव में। भाई क्या मतलब? देखिए एक्टिव का मतलब ये है बच्चों कि क्या, अब मैं आपको डायरेक्ट इसके सिग्नल्स बता रहा हूं।
एक्टिव का मतलब क्या है कि आपने अकेला मेक यूज किया, आपने मेक्स यूज किया, आपने अकेला मेड यूज किया, या फिर आपने हैज, हैव प्लस आपने मेड यूज किया। अगर ये यूज किया तो ये सारे एक्टिव हैं। तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या बचे? पैसिव स्ट्रक्चर बचे कि अगर आपने इज यूज किया, आर यूज किया, एम यूज किया, वॉज, वर, बीन प्लस आगे क्या यूज करेंगे? प्लस इसके साथ हम कहेंगे क्या कि अगर आप आगे मेड यूज करते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर आप यूज करें ये पैसिव वॉइस है, ये स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो ये सारा एक्टिव वॉइस है। अब डिफरेंस क्या है कि अगर आप एक्टिव वॉइस यूज कर रहे हैं या पैसिव वॉइस, अगर आप एक्टिव वॉइस यूज कर रहे हैं तो फिर आप यूज करेंगे इसके बाद अकेली फर्स्ट फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस के अंदर है तो आप यूज करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस का पैटर्न ये है, पैसिव वॉइस का पैटर्न ये है। तो अब जरा इसकी डिस्कशन देख लेते हैं, साथ फिर हम इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे। तो चलते हैं जी सबसे पहले इसकी डिस्कशन या इसके स्ट्रक्चर की तरफ। आपको नजर आ गया कि सब्जेक्ट प्लस मेक एनी टेंस प्लस ऑब्जेक्ट ऑलवेज पर्सन। तो यहां पे होगा क्या? पर्सन ही होगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ये एक्टिव वॉइस है। हेडिंग में क्या नजर आ रहा है कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो अगर आपने सब्जेक्ट यूज किया, इसके भी स्ट्रक्चर बना देता हूं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब साथ ऑब्जेक्ट। तो आगे हम यूज करेंगे क्या? फर्स्ट फॉर्म। ये आ गया इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस बी, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा कि बी से ही सारी बनती हैं। अगर ये आ जाए तो प्लस आप यूज करेंगे, सॉरी यहां पे आप यूज करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये यहां पे इसके स्ट्रक्चर आ जाएंगे, इनको आप जरा देख लेंगे। अब जरा इसकी एग्जांपल देख लें। ही ऑलवेज मेक्स मी डू हिज वर्क, ही ऑलवेज मेक्स मी डू हिज वर्क। इसी तरीके से आई मेड हिम वॉश माई कार। अब ये हो गया। अब दूसरे स्ट्रक्चर पे आ जाएं जो कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट बी प्लस मेड, बी प्लस। अब बी के अंदर ये सारी चीज, बेसिकली बी क्या है? बी फॉर्म क्या होती है? अगर हम बी की फॉर्म्स को लिखें तो बी की फॉर्म्स क्या होती हैं? बी इज एम आर, अगली सेकंड फॉर्म वाज आती है या वार आती है, उसके बाद बीन आती है और बीइंग आती है। तो ये वो सारी चीजें, मतलब बी में से अगर आपने कुछ यूज किया, साथ आपने मेड यूज कर लिया, तो आपने पैसिव में चले गए। अब आप अकेली फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है बेटा? तो ये अब इसकी जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही वॉज मेड टू राइट अ पोएम। वॉज आ गया, बी की कैटेगरी आ गई, तो आगे हमने क्या यूज किया? आगे हमने टू राइट यूज कर लिया। ही वॉज मेड टू स्टैंड इन द क्लास। यहां पे भी वही बात है कि आपने पैसिव वॉइस यूज किया, वॉज वगैरह यूज किया, तो फिर आपने क्या किया? आपने ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या करना है? आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। क्लियर हो गई ये बच्चे बात? तो ये था आपका एक्टिव पैसिव के साथ रिलेट होके किसकी डिस्कशन थी? ये थी आपके पास बेसिकली मेक की डिस्कशन। ये मेक की डिस्कशन हो गई। अब इसके बाद अगले जो दो कॉजेटिव वर्ब्स हैं वो क्या हैं? वो हेल्प और लेट हैं। वो आसान हैं। ठीक है? वो कैसे आसान है? क्योंकि उनके सिंपल स्ट्रक्चर है। जरा देखते हैं लेट के बारे में क्या है। लेट के बारे में ये है कि लेट के बाद हम हमेशा क्या यूज करेंगे? लेट के बारे में लेट ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? और इसके बाद हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। जरा पढ़ें, स्ट्रक्चर देखें जी। सब्जेक्ट है, लेट है, ऑब्जेक्ट है, बेस फॉर्म है। बिल्कुल ही सिंपल है। और ही लेट मी डू माई वर्क। इसी तरीके से ही लेट मी टॉक टू माई फ्रेंड। क्लियर हो गई बेटा बात? तो ये हमेशा टू उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। इसके साथ कभी भी हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वगैरह यूज नहीं करते। और बल्कि आप सिंपल कर लो ना, आप ये कहो कि लेट के बाद हम हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसके अलावा कोई और फॉर्म यूज कर ही नहीं सकते। अगर कोई और फॉर्म यूज नहीं कर सकते तो अंडरस्टूड है कि हमने यहाँ पे क्या करना है? हमने यहाँ पे डेफिनेटली इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म को ही यूज करना है। अच्छा, इसी तरीके से हेल्प है। अगर मैं हेल्प की बात करूं तो हेल्प जो अगला हमारी पास कैटेगरी है वो हेल्प की है। ठीक है? हेल्प में हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर इसका देखें कि सब्जेक्ट है, हेल्प है, प्लस एनी टेंस है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं? आप इसके बाद फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं या टू प्लस
फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसके भी अगर एग्जांपल्स देख लें, फिर मैं सारे कॉजेटिव वर्ब्स रिवाइज करवा देता हूं। He helped me find a job. He helped me to find a job. This lesson will help you understand the use of scientific method. This lesson will help you to understand. तो help के साथ आप अकेली फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और 2+ फर्स्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो। यहां तक क्लियर होगी बात। अब दोबारा बताता हूं बेटा, कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है जब आप अपना एक्शन किसी और से करवा रहे हो अपनी खातिर। तो इसके हमारे पास 5 वर्ड्स हैं। हैव है, गेट है, मेक है, लेट है, हेल्प है। अब तमाम के स्ट्रक्चर मौजूद हैं कि हैव और गेट का जो डिफरेंस है वो होता है पर्सन और थिंग के ऊपर। ठीक है, हैव के साथ अगर पर्सन आ जाए तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और अगर थिंग आ जाए तो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर गेट के साथ फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो हम 2+ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और अगर गेट के साथ हम थिंग को यूज करते हैं तो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, इसके साथ मेक के अंदर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है और वो डिफरेंस क्या है कि मेक की जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये इसकी डिफरेंस इस चीज पे आता है कि अब मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है और उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब हम डेफिनेटली एक नया जो वर्ब की कैटेगरी है उसके एरर्स और उसकी डिस्कशन करेंगे। ओके, द नेक्स्ट कैटेगरी इज सब्जेंक्टिव वर्ब्स। अब एज यूजुअल जैसे मैं कहता होता हूं कि भाई इस टर्म से ही हमने चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ सब्जेंक्टिव। बहुत सारे बच्चों के लिए बिल्कुल नई बात होगी और डेफिनेटली पहले नहीं पढ़ा होगा। देखिए, अब मैं इसको आसान कर देता हूं। वर्ड क्या है बेटा? वर्ड है सब्जेंक्टिव। क्या है? सब्जेंक्टिव। सब्जेंक्टिव किसे कहते हैं? सब्जेंक्टिव इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू सपोजिशन। सपोजिशन का मतलब क्या है? फर्ज करना। जैसे आप करते हैं ना, चलो हम फर्ज करते हैं हमें तुमसे मोहब्बत है। सपोज करना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसमें मसला क्या है? ठीक है, अब सपोजिशन की अगर आप बात करते हैं तो सपोजिशन के मैक्सिमम रिजल्ट्स क्या होते हैं? रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? आप एक चीज फर्ज करते हो, एक चीज आप सपोज करते हो। सपोज करने के बाद आपने ये बताना है क्या जो सपोज किया वो ही ठीक था या वो ठीक नहीं होगा। फर्ज करने के क्या नतायज निकल सकते हैं? या जो फर्ज किया वो ठीक साबित होगा या फिर वो ठीक साबित नहीं होता। आप कहते हैं फर्ज किया x इज इक्वल टू 5, एंड रिजल्ट पे यही हो सकता है या तो x इज इक्वल टू 5 होगा या फिर नहीं होगा। तो सब्जेंक्टिव के अंदर सपोजिशन इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? सपोजिशन। कि कुछ वर्ब्स, अब देखो बिल्कुल क्लियर करा रहा हूं और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनका मकसद ही दुनिया में आने का यही है कि वो हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, वो सपोजिशन देते हैं, वो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं। अब हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स क्या है? अचानक किसी ने कहा बैठे बैठे कि आई विश I were the king। ये क्या है? ये सेंटेंस क्या है? ये आपकी सपोजिशन है। ये आप फर्ज कर रहे हो, ये आप सपोज कर रहे हो कि हाँ जी काश ऐसा होता। सपोजिशन 2 हैं। फर्ज देखें, आपकी जिसे कहते हैं हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? 2 तरह की होती हैं। अगर आप इसको ना थोड़ा सा उर्दू का सहारा लेके आप इसको अंडरस्टैंड करें तो मजीद ये क्लियर होगा। कैसे? कि जब आप कहते हैं ना उर्दू में इंशाअल्लाह, तो आप ये भी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि हाँ जी ऐसा होगा, तो इंशाअल्लाह उसमें होने के इम्कानात होते हैं। और ऐसी कोई चीज जो आप चाहते थे हो जाती और नहीं हुई तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं काश। ठीक है, काश। काश का मतलब क्या होता है कि कोई रिग्रेट है, कोई दुख है जो आपकी ख्वाहिश थी कि होता नहीं हुआ। तो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स इसी तरीके से हो सकती हैं। अगर आप इस सेंटेंस का थोड़ा सा एनालिसिस करें, मुझे ये बताएं क्या वो बंदा किंग है? इज ही अ किंग? ऑफ कोर्स नॉट, ही इज नॉट अ किंग। अगर ये किंग नहीं है तो हमें क्या है? बेसिकली हम कहेंगे यार ये इसका क्या है? ये बेसिकली वो कह रहा है क्या? काश, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, वो वाला काश। कि नहीं है तो कह रहा है, अगर होता तो रोता। ओ हाँ, हकीकत तो यही है, वैसे सही मुंह से लफ्ज निकल गया। ठीक है जी, एनीवेज, तो काश क्या है? काश क्या हुआ कि जब आप किसी चीज को रिग्रेट में करते हो। और एक आपका सब्जेक्टिव सपोजिशन क्या है? जब आप प्लान करते हो, जब आप कहते हो इंशाअल्लाह कि ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो सपोजिशन के 2 शेड्स हैं। एक सपोजिशन क्या होती है? अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको, मैं कहूं सब्जेक्टिव या सपोजिशन
कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स, और वो दो एस्पेक्ट्स क्या हैं? इट कैन बी रियल, रियल को भी आप थोड़ा सा मजीद आसान कर लें, पॉसिबल, रियल ना कहें पॉसिबल, और दूसरी अनरियल या फिर इम्पॉसिबल, अनरियल या फिर इम्पॉसिबल। क्लियर जी? रियल होगी या पॉसिबल होगी, अनरियल या फिर इम्पॉसिबल। तो सपोजिशन इसके अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकती, या तो सच होगी या तो पॉसिबल होगी कि वाकई ऐसा हो सकता है, या फिर आप काश की बात कर रहे होंगे। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सपोजिशन में रियल और पॉसिबल, अनरियल और इम्पॉसिबल, ये दो कैटेगरीज हैं सपोजिशन की। अब इससे अगली बात चलती है कि हम अभी देखें सिर्फ टॉपिक की हेडिंग है और मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद यहां पे आपको सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपको समझना बहुत लाजमी है। मैं कहता हूं कि हमारे पास जब हम किसी चीज का रिग्रेट जाहिर करते हैं, क्या 2 दिन बाद अगर आपको किसी से थप्पड़ पड़ना है, फर्ज किया ऑन लाइटर नोट किसी से आपको थप्पड़ पड़ना है, तो आज क्या उसका रिग्रेट कर सकते हो? आज नहीं कर सकते हो। रिग्रेट हमेशा गुजरी हुई बात पे होता है। जो चीज नामुमकिन होती है वो गुजरी हुई बात पे होती है, आने वाले वक्त में हर चीज मुमकिन है। तो रियल और अनरियल का डिफरेंस ये हुआ, एक का ताल्लुक एक्शन के अभी हो जाने के साथ होता है और एक का ताल्लुक एक्शन के ना होने के साथ होता है कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता। क्लियर होगी बात बेटे? अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं क्या, हम देखते हैं कि हमारे पास रियल और अनरियल सबजंक्शन होती क्या है। तो रियल सबजंक्शन वो होती है बेटा जिसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट को, और अनरियल को हम क्या यूज करेंगे? क्या फ्यूचर यूज कर लें अनरियल के लिए, या प्रेजेंट यूज कर लें? अगर हम किसी चीज का ना होना दिखाना चाहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बेहतरीन सोल्यूशन क्या होगा? हम उसे पास्ट में लिखें। जैसे अक्सर कहा जाता है ना कि जब आपने लंबी लंबी छोड़नी हो ना तो माजी का सहारा लो, क्योंकि ना कोई जाके पीछे उस चीज का एनालिसिस कर सकेगा, ना उसे जांच सकेगा, ना उसे परख सकेगा, और आपकी बात भी सच साबित होगी। कैसे? आप जैसे कहते हैं जनाब कि हमारे पास क्या है, हम कहते हैं काश ओए तुमने मुझे जवानी में नहीं देखा, हम क्या चीज थे। अब कौन जाके जवानी में देखेगा? लंबी लंबी छोड़ी जाओ। तो होता क्या है, वो आपके पास अनरियल होता है। क्या होता है? अनरियल होता है। जब भी आप किसी चीज को अनरियल पोर्ट्रे करना चाहते हो तो आप उसको, बेहतरीन सोल्यूशन है उसे पास्ट में लिख दो। तो इसका मतलब है सपोजिशन दो तरह से है, अगर रियल हो, अगर उसका इम्कान हो तो उसको प्रेजेंट में लिखो, और अगर अनरियल हो और उसका इम्कान भी खत्म हो चुका हो तो उसे आप पास्ट में लिखो। क्लियर होगी बात? यहां तक समझ आ गई बात? अब जरा हम इनकी डिस्कशन करते हैं कि सपोजिशन क्या होती है और इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। यहां तक चीज क्लियर हो गई? चलें। द सब्जंक्टिव मूड इज यूज्ड टू सपोज समथिंग। इससे आसान कोई डेफिनेशन इसकी कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है? द सब्जेक्टिव मूड इज यूज्ड टू सपोज समथिंग। ये सिर्फ आसान करके आपके लिए, बिल्कुल आसान और बिल्कुल पक्की पकाई खीर आपके लिए तैयार करके हम लेकर आते हैं, ताकि ये स्टार्स एकेडमी LMS जो है आपको मैक्सिमम चीजें पहुंचे और आसान पहुंचे, ठीक है? और इसी तरीके से हम फिजिकल क्लासेस में होते हैं, इसी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। चलें अब देखिए जी, सब्जेक्टिव क्या है? सपोजिशन, जैसे मैंने लिखा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विश आई वर द किंग। क्या आप हैं? नहीं है तो ऐसे कह रहे हैं। इट इज रिक्वायर्ड दैट ही गो देयर। अब ये क्या आ गया? ही गो देयर, ही के साथ तो गोज लगाते हैं। अरे भाई यही तो सब्जेक्टिव है। अगर आप गोज देयर कह देते हो तो वो जाता है, फिर फर्ज क्यों करते हो? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ही ईट्स मील, इसका मतलब क्या है बेटा? वो खाना खाता है ना। इसका मतलब यही है ना कि वो खाना खा रहा है, खाता है। अगर आप सपोज करते हैं कि फर्ज करते हैं तो एक्शन को रियल फॉर्म नहीं देनी, फिर आप क्या करते हैं? फिर आप उसके साथ एस और एस की एडिशन नहीं करते। सब्जंक्टिव का बच्चों सबसे बड़ी जो चेकलिस्ट है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है सब्जंक्टिव का, वो क्या है? वो यही है कि इसके साथ एस और ई एस की एडिशन आपने किसी सूरत भी नहीं करनी, ठीक है? इसको 100% आपने क्रॉस मारना है किसी तरीके से भी, कुछ भी हो जाए। डोंट से के ही गोज एटसेट्रा एटसेट्रा। किस स्ट्रक्चर में, वो अभी आपको क्लियर हो जाता है। अब जरा आ जाए इसके सब्जेक्टिव की कैटेगरीज के ऊपर। हाँ जी, पहला है टाइप 1 जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट में क्या है जी? इट प्लस बी वर्ब्स, एनी टेंस, सब्जेक्टिव एडजेक्टिव
प्लस दैट, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, यहां पे आपके सामने है और इसको आसान करता हूं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है क्या जी, इट, उसके बाद क्या लिखा है, बी मतलब इज, उसके बाद सब्जेक्टिव एडजेक्टिव है। सब्जेक्टिव एडजेक्टिव क्या है, जिसमें आप लिखते हैं रिक्वायर्ड, उसके बाद उसने क्या लिखा, प्लस दैट, मतलब हमने भी दैट लगा दिया। उसके बाद फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ही गो, कंप्लीमेंट के तौर पे आ गया क्या, देयर। एडजंक्ट है बेशक ये, लेकिन ये टेक्निकल कुछ बातें ये बाद में चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, इट इज रिक्वायर्ड, देखें इट बी वर्ब, इट बी वर्ब, सब्जेक्टिव एडजेक्टिव और उसके साथ दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और ये उसका एडजंक्ट या उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें दो चीजें हैं, जब आप ये कहते हो ना कि इट इज रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज अभी डिमांड में है, ये उन्होंने करना है, वो कर नहीं चुके, आप कह रहे हो कि वो करें। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक तो यही लिखेंगे गो, या मैक्सिमम इसमें आप कर सकते हैं क्या, ही शुड गो देयर। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा सारा, ये इसकी बनेगी क्लैरिटी के, इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। अब एग्जांपल्स इसके एडजेक्टिव्स, जो सब्जेक्टिव एडजेक्टिव्स हैं वो जरा देख लें। एडवाइस्ड नेसेसरी, रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट, ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी, सजेस्टेड रेकमेंडेड, इंपेरेटिव और अर्जेंट, ये सारे के सारे हैं, इनमें से कोई सा भी आ जाए। अब मैं इसकी ना एक यूनिवर्सल सी आपको यहां पे डायग्राम बना के देता हूं, जैसे लिखते हैं रिक्वायर्ड, अर्जेंट, डिमांडेड, सजेस्टेड एटसेट्रा। बेटा इन सब के साथ अगर दैट आ जाए और सब्जेक्ट आ जाए तो आप आगे यूज करेंगे क्या, फर्स्ट फॉर्म या फिर शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक होगी बात, तो इन दोनों में से आप कोई एक चीज यूज कर सकते हैं। ये इसकी होगी सिंपल डिस्क्रिप्शन, सिंपल इसका लेवल या इसका सिंपल पैटर्न। नेक्स्ट देखें जी इसके एग्जांपल्स। इट इज इंपेरेटिव दैट शी ओबेज द इंस्ट्रक्शन, इज इट करेक्ट। हमने क्या कहा, हमने कहा इसके साथ एक चीज का आपने देखना है कि कुछ भी हो जाए आप इसके साथ एस और एस की एडिशन नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखें क्या लिखा हुआ है, शी ओबेज, तो मिस्टेक तो हो गई। अब इसको क्या लिखेंगे, या तो आप ओबेज मिस्टेक आ गई, या तो लिखें ओबे या फिर लिखें शुड ओबे, ये इस तरह ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ जाए सब्जेक्टिव के ऊपर, जो कि इसकी टाइप 2 है, जो कि पास्ट है। ये क्या, द पास्ट सब्जेक्टिव हैज द सेम फॉर्म एज द पास्ट सिंपल टेंस एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वर्ब बी। बाकी जगहों पे ये सारा वही है, लेकिन आपने क्या करना है कि जो वर्ब बी, बी का मतलब क्या है, वही इज एम आर वाज वर, बी की इसके अंदर हमेशा हमेशा आप वर यूज कर सकते हैं। ये क्या है, पास्ट सब्जेक्टिव की एक ही शर्त है, पास्ट सब्जेक्टिव की एक ही शर्त है कि आप हमेशा इसके साथ क्या यूज करेंगे, हमेशा हमेशा आप इसके साथ वर को यूज करोगे। वर यूज करेंगे पास्ट की, ये सब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगी। अब देखें, द पास्ट सब्जेक्टिव रिफर्स टू अनरियल और इम्प्रोबेबल प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन। कोई ऐसी चीज जो नामुमकिन हो तो हम उसे क्या करेंगे, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सपोजिशन दो हो सकते हैं, रियल या फिर अनरियल, पॉसिबल या फिर इम्पॉसिबल। तो क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास जो पास्ट सब्जेक्टिव होगा, जो पास्ट का होगा, वो बेसिकली इम्प्रोबेबल होगा। ठीक है जी। अब इफ आई वर यू, क्या ये मुमकिन है कि कोई बंदा दूसरे की जगह पे हो सकता है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, नामुमकिन है। ठीक है जी। आई वुड अप्लाई राइट नाउ, और इसका मतलब क्या, आई एम नॉट यू, मैं हूं नहीं। इसके बाद है जी इट इज हाई टाइम, ये पास्ट सब्जेक्टिव की खास बात है, इसको आपने क्लियर कर लेना, और इसे मैं यहां पे भी लिख रहा हूं कि इट इज हाई टाइम दैट, सब्जेक्ट जो भी आ जाए और आगे यूज करेंगे आप हमेशा सेकंड फॉर्म। ठीक है जी। इट इज हाई टाइम को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, देखें इट्स हाई टाइम पास्ट सब्जेक्टिव, ये आ गया। ठीक है, इट इज हाई टाइम दैट पास्ट सब्जेक्टिव एक्सप्रेसेस दैट समथिंग शुड बी डन एंड दैट इट इज ऑलरेडी अ बिट लेट। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इट इज हाई टाइम दैट प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द असेंबली, इट इज हाई टाइम दैट प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द असेंबली।
ठीक होगी बात बेटा। तो हाई टाइम के साथ आप हमेशा आगे सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल आ गई, इट इज हाई टाइम आई बाई अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स न्यू। अब बाय फर्स्ट फॉर्म है, ये क्रॉस कर देंगे, आप लिखेंगे इट इज हाई टाइम आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स, कि बड़ा ये बेहतरीन मुनासिब वक्त है कि मुझे एक जीन्स का नया पेयर खरीदना चाहिए। ठीक होगी बात। तो ये था हमारे पास इसका सब्जेक्टिव की डिस्कशन। अब हम जाएंगे डेफिनेटली नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Okay, now next topic or the next category is verbs followed by gerund or infinitive. देखिए दो चीजें इसमें जो टर्म्स यूज हुई हैं वो gerund और infinitive है, और वो मैं आपको एक आइडिया तो इनका शुरू में दे चुका हूं सारी टर्म्स का, लेकिन फिर भी जरा देख लें कि gerund हम किसे कहते हैं। gerund का मतलब होता है वर्ब की ing वाली फॉर्म, ठीक है, और infinitive किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं जनाब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को। क्लियर? तो ये इसका डिफरेंस है जेरेंड और इन्फिनेटिव का। ठीक है जी। अब होता क्या है, ये पॉइंट क्या है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, देखें स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका। स्ट्रक्चर बनता है कि सब्जेक्ट वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, यहां से आपने बात को सुनना है, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद इस जगह पे क्या लगाते हैं हम लगाते हैं VING। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद इस जगह पर हम लगाते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये इनका डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो शी agrees to marry her cousin. She agrees to marry her cousin. अब यहां पे देखिए हमारे पास कितने वर्ब आए, एक agrees आ गया और दूसरा to marry आ गया। तो उसके बाद अब आप यहां से पैटर्न बनाएंगे क्या कि अग्री ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमने क्या यूज किया, जिसके बाद हमने यूज किया टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो हम कहेंगे क्या कि शी अग्रीज टू मैरी का मतलब है कि अग्रीज ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लीजिए जिसमें हम क्या यूज करते हैं, जिसमें हम ING यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल शी मिसेस ट्रैवलिंग with her friends. She misses traveling with her friends. तो अब यहां पे अगेन मिसेस क्या है, मिसेस यहां पे अगेन एक वर्ब है, और इसी तरीके से ट्रैवलिंग भी क्या है, ये भी हमारे पास वर्ब है, लेकिन दोनों की फॉर्मेशन में फर्क है। एक वर्ब ऐसा है जिसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, एक वर्ब ऐसा है जिसके बाद हम ING लगा रहे हैं। इसी चीज को कहते हैं कि वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव एंड वर्ब्स फॉलोड बाय जेरेंड। क्लियर होगी बात? टॉपिक क्लियर हो गया ना कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब देखेंगे क्या, हम इसमें ये देखेंगे कि किन वर्ब्स के साथ हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और किन के साथ ING लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। अब आसान हो गया। सर्टेन एक्सप्रेशंस, अब आपने ये याद कर लेने डायरेक्ट। सर्टेन एक्सप्रेशंस डिवोट विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, गेट यूज्ड टू, कांट हेल्प एटसेट्रा टेक VING फॉर्म आफ्टर देम। इनके बाद हम यही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जी, एक उधर आएगी एक इधर मैं दे रहा हूं, जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम। अब यहां पे देख लीजिए, अब नॉर्मल बच्चे क्या कहते हैं, सर जी टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आपने ये देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना लुक फॉरवर्ड टू, इसमें टू को अलहदा ना समझे, ये पूरे का पूरा एक ब्रैकेट मैंने इसीलिए लगाया, बॉक्स इसलिए लगाया कि लुक फॉरवर्ड टू एक पूरा एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की ING वाली फॉर्म लगाते हैं। आगे चलते हैं जी। I look forward to hear from you. क्या ये करेक्ट है सेंटेंस? ऑफ कोर्स नॉट। क्या करेंगे? I look forward to hearing from you. ये हो गई बात। अब अगला कैटेगरी इन्फिनेटिव की। The two plus first form of verb is called a full infinitive and it is used to show purpose of something. किसी पर्पस को या किसी प्रायोरिटी को हम जाहिर करते हैं, ये बता चुका हूं। प्रायोरिटी क्या है कि पर्पस क्या है, देखें he stopped to smoke.
इसका मतलब है वो रुका ताकि वो सिगरेट पी सके, पर्पस बताना है। जब भी पर्पस की डिस्कशन होगी तो हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इन्फिनेटिव यूज करेंगे। व्हाट वाज द पर्पस, ही स्टॉप्ड व्हाई, टू स्मोक, टू स्मोक ने उसका आंसर किया। तो जब भी हम पर्पस की बात करते हैं तो उसमें हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ही होप्स विनिंग द मैच, इज इट करेक्ट? नो, हमें क्या कहना है, ही होप्स टू विन द मैच। क्लियर जी। वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, अब ये आपके वो वर्ब्स हैं सारे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आप इसे क्या करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लें, आप इसे लिख लें, इसे क्लियर कर लें। मैं पढ़ देता हूं। अग्री, डिमांड, लॉन्ग, प्रिटेंड, एम, फेल, प्रॉमिस, अरेंज, फॉरगेट, मैनेज, प्रपोज, आस्क, हेट, रिमेंबर, चूज, होप, ऑफर, ट्राई, क्लेम, इंटेंड, प्लान एंड वांट। इन सब के बाद हम क्या यूज करते हैं, इन सब के बाद हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम नॉट वॉकिंग, नॉट टू टॉक, नॉट टू वॉक। अब होगा क्या कि टोल्ड क्या कह रहे हैं ना, वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम नॉट टू वॉक। ही टोल्ड मी वॉकिंग, नहीं, ही टोल्ड मी टू वॉक। ही टोल्ड मी स्मोकिंग, नो, ही टोल्ड मी टू स्मोक, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे टोल्ड के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद आगे हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी कैटेगरी, दैट इज सेमी मॉडल वर्ब्स। इसी से कनेक्टेड है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, अब ये मैं कंप्लीट करता जाऊंगा। 3 वर्ड्स होते हैं इनके बाद, हैड बेटर है, वुड रादर है, नीड नॉट है या डेयर नॉट है। इनके बाद हम नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे होते हैं। क्या यूज कर रहे होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे होते हैं। अब देखें, हैड बेटर है तो स्ट्रक्चर देखें, आई हैड बेटर शार्पन्ड माई पेंसिल, नो, हैड बेटर है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल। आप याद कर लेंगे, हैड बेटर के साथ हमेशा हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब आ गया वुड रादर, इसे मैंने स्टेरिक भी लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें मैंने आपको कुछ समझाना है, कुछ बताना है। तो देखें क्या है, आप एक पॉइंट लिख लेंगे और वो ये है कि वुड रादर इज इक्वल टू 1122 या आप 1122 जो एम्बुलेंस का नंबर है पाकिस्तान के अंदर रेस्क्यू वालों का। क्या मतलब है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर 1 है। दूसरा क्या है, दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस सब्जेक्ट, तो आगे हम यूज करेंगे क्या, आगे हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसके 2 स्ट्रक्चर्स आ गए। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको रीड करने में आसानी रहे। ये देखें, ये इस तरीके से, ठीक है, ये वुड रादर है सारे का सारा, ठीक होगी बात। तो यहां पे आप इसको देखें, इसकी अंडरस्टैंडिंग बने क्या कि 1122 कैसे मैंने कहा। देखिए अगर वुड रादर के साथ एक सब्जेक्ट था, सिंगल सब्जेक्ट था, तो फॉर्म भी कौन सी लगाई, फर्स्ट फॉर्म लगाई। अब अगर वुड रादर से पहले भी सब्जेक्ट है, वुड रादर के बाद भी सब्जेक्ट है, तो कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 और 2, तो फिर फॉर्म भी हमने क्या लगाई, सेकंड। कि वुड रादर के साथ एक सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, अगर 2 सब्जेक्ट होंगे तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है, ये इसका जो था पॉइंट, जो स्टडी करने के लिए था वो ये पॉइंट था। आई वुड रादर नॉट डिस्कस्ड, कितने सब्जेक्ट हैं, आई एक ही है, तो डिस्कस नहीं यूज करेंगे, क्या आना चाहिए, डिस्कस आना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखें, नीड नॉट या डेयर नॉट, इनके बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यू नीड नॉट टू लुक फॉर इट, नहीं, यू नीड नॉट लुक फॉर इट। इसी तरीके से ही डेयर नॉट गो आउट, टू गो लिखा हुआ है तो हम इसे गो में कन्वर्ट करेंगे। तो इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वुड रादर का एक पॉइंट था वो क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है जी स्टेटिव वर्ब्स। अब स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स बेटा ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जिनकी हम कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं बनाते। जरा देखें, स्टेटिव वर्ब्स सच एज बिलीव, डाउट, नो, लाइक, लव, हेट, प्रेफर, वांट, विश, अपीयर, हियर, स्मेल, कंप्राइज, कंटेन, अंडरस्टैंड, सीम, लुक, टेस्ट, साउंड, स्मेल एटसेट्रा, ये इनकी कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं बनती। इसमें कुछ मैंने इटैलिक्स किए हैं, वो इस वजह से कि मैं वो पहले बता चुका हूं। वर्ब ऑफ सेंसेस के अंदर मैंने बताया था कि इनकी हमने कंटीन्यूअस फॉर्म यूज नहीं करनी, हमने इनका कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं बनानी। तो ठीक होगी बात, ये इन सब की कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं बनती। द ट्रूथ इज क्ले यू वांट मनी बिकॉज यू आर नीडिंग मनी, नहीं, यू नीड मनी। नीड को आप प्लूरल उसमें क्या कहते हैं, एक कंटीन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट कैटेगरी देखें जी, वर्ब्स ऑफ नोइंग। अब ये कुछ वर्ब्स हैं जैसे लर्न है, नो है, जिनके बाद हम क्या यूज करते हैं, जिनके बाद हम हाउ टू का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे आप कहते हो आई डोंट नो हाउ टू गो देयर, ठीक है। सम वर्ब्स सच एज नो, लर्न, टीच, डिस्कवर, फाइंड एटसेट्रा टेक हाउ प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म।
ठीक है, he knew to keep their favor by generous pay, he knew to keep their favor by generous pay, नहीं, ये incorrect है। हमने क्या करना है, he knew how to keep their favor by generous pay, तो ये इसका solution था। ठीक होगी बात। तो ये था आपका टोटल वर्ब का टॉपिक, और ये इसका स्टार्ट हो गया था, अब ये इसका डेफिनेटली एंड है। तो हमने इसमें तमाम इसकी कैटेगरीज, इसके तमाम पॉइंट्स, इससे एरर्स, इससे रिलेटेड कहीं पे कोई लिस्ट्स वगैरह थी, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कोई क्यूरी है, तो पहले आपने टेस्ट की डिस्कशन सुननी है, हो सकता है उसमें वो क्यूरी हैंडल हो जाए। फिर जब लाइव सेशन होता है उसमें भी आप जूम वगैरह पे, या जो हमारी चिट चैट होती है लाइव, उसके ऊपर स्पोर्ट के ऊपर ऐप के ऊपर, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। स्टार्स एकेडमी हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।